एक मॉडल, एक लेडी, उसे 3-4 गोलियां मारी जाती हैं, पर वो मौका वारदात पर ही दम नहीं तोड़ती, वो जिंदा रहती है। 5 दिनों तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझती है, लेकिन इन 5 दिनों में वो कई बार डॉक्टर से भी बात करती है। चूँकि शूट आउट का केस था, पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंचती है डॉक्टर की इजाज़त से, उस मॉडल के बयान भी लेती है। 5 दिनों में कई बार बयान देती है, कई बार बातचीत होती है, लेकिन वो ये बता नहीं पाती कि उसे मारने वाला, उस पर गोली चलवाने वाला या चलाने वाला कौन है, उसका, चूँकि तब तक जिंदा थी वो, लेकिन उसका हमलावर कौन है, उसे कुछ पता नहीं। और 5 दिन के बाद वो दम तोड़ देती है। जीते जी कातिल का पता बता नहीं पाई, नाम बता नहीं पाई। अब उसकी मौत के बाद पुलिस को उस कातिल को ढूंढना था, एक ऐसा कातिल जिसने या जिसके इशारे पे गोली चली, लेकिन मरने वाली को खुद पता नहीं कि आखिर इस दुनिया में उसका ऐसा कौन सा दुश्मन है, कौन दुश्मन है जो उसकी जान ले सकता है। तो पुलिस के सामने ये चैलेंज था। कहानी पटना की है और कहानी 12 अक्टूबर की है, पिछले महीने की। नवरात्रि का 7वां दिन था और पटना में एक इलाका है राजीव नगर। इसी पटना में एक जो बिहार पीजन की विनर थी, मिसेस बिहार, और मॉडल मोना रॉय नाम इस मॉडल का, दिखने में खूबसूरत, मॉडलिंग की दुनिया में बिहार में ठीक ठाक नाम। फिर ये जो टिकटॉक और आया, ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर काफ़ी इसके व्यूज़, टिकटॉक पे काफ़ी वीडियो बनाए, तो एक तरह से काफ़ी फेमस हो गई थी मोना राय। पर मोना राय की शादी हो चुकी थी और ये मिसेस बिहार पिजन की 2nd रनर अप थी और मॉडलिंग की दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमा रही थी। 12 अक्टूबर की रात करीब 9:15 बजे राजीव नगर में नवरात्रि के 7वें दिन मोना अपनी छोटी बेटी के साथ मंदिर जाती है पूजा करने और वहाँ से लौट रही थी घर। लेकिन रास्ते में ही अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आते हैं और मोना को बेहद करीब से 3 से 4 गोलियां मारते हैं। बट वो गोली इस तरह से मारते हैं कि उसकी बेटी को कोई नुकसान ना हो। गोली मारने के बाद हमलावर भाग जाते हैं। मोना लहूलुहान ज़मीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर के बाद लोगों को समझ में आता है, वो आते हैं, मोना को उठाते हैं। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर मोना को देखते हैं। गोलियां ज़्यादातर उसके जिस्म के निचले हिस्से में लगी थी और एक गोली सीधे लीवर में लगी थी और लीवर जो है वो डैमेज हो गया था। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। पुलिस को इस दौरान शूट आउट की खबर मिलती है, पुलिस पहुंचती है। मोना उस वक्त तक बयान देने लायक नहीं थी। एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन पुलिस जाती है, डॉक्टर की इजाज़त से मोना से पूछती है। मोना कहती है उसे नहीं मालूम कि इस दुनिया में उसका कौन दुश्मन है और किसने उस पर गोली चलाई। पुलिस उससे फिर बयान लेती है, डॉक्टर से भी वो बात करती है। 12 से 17 अक्टूबर की तारीख आ जाती है और 17 अक्टूबर को मोना आखिरकार दम तोड़ देती है। मोना की मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने मोना के जीते जी उसके दुश्मन, उसके कातिल, उसके हमलावर का नाम नहीं मालूम, पहचान नहीं मालूम। और अब मोना के दम तोड़ने के बाद केस और मुश्किल हो गया, चैलेंजिंग हो गया कि अब उस कातिल को ढूंढो। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। आसपास के जितने चश्मदीद से उनसे पता किया। जिस मोटरसाइकिल पर आए थे उसका नंबर फेक निकला। कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं काम की। अब पुलिस ने मोना के मोबाइल के अंदर झांक कर कुछ क्लू या कुछ सुराग तलाशने की कोशिश की। मोबाइल में भी ऐसा कुछ खास नहीं मिला मोना के। कुछ ऐसे नंबर थे जिस पे मोना कई ज़्यादा देर तक बात करती थी अपने पति के अलावा और बाकी। अब उनमें से ज़्यादातर उसके जानने वाले थे। पुलिस ने उन सबको एक एक करके खंगाला। कोई किसी पे शक की गुंजाइश नहीं बची। इसी दौरान में पुलिस को एक मोबाइल से एक और नंबर मिला जो मोना के ही एक दोस्त का था। ऐसे और भी कुछ रिश्तेदार थे, दोस्त थे, जिनके पुलिस उनके नंबर को खंगाल रही थी। जो दोस्त था वो पटना का, बल्कि पटना के पास एक जगह है फुलवारी शरीफ, वहां पे एक बिल्डर था, उसका नाम था राजू बिल्डर। मोना के मोबाइल से पता चला कि राजू बिल्डर के साथ मोना की काफ़ी बातचीत होती है और काफ़ी देर तक बात होती है। अब इसके बाद मोना के घर वालों, रिश्तेदारों से पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती थी कि मोना के कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं, या किसी कंपटीशन में, चूँकि वो मॉडलिंग की दुनिया में है, वहाँ पे कोई उसका दुश्मन तो नहीं। तो कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। नंबर से भी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर बात आकर राजू बिल्डर पे ठहरी कि एक बिल्डर का मोना एक मॉडल के साथ क्या रिश्ता हो सकता है। पुलिस ने रिश्तेदारों से बात की तो पता चला कि ये बिल्डर और मोना एक दूसरे को करीब 10 साल से जानते थे और दोनों का परिवार एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानता था।
पुलिस को लगा कि यहाँ पे भी बेकार है सारी चीज़ें। लेकिन फिर पुलिस को लगा कि जिस तरीके से मोना राजू बिल्डर से बात करती है, ये जितनी देर तक बात करती है और जिस फ्रिक्वेंसी में बात करती है, वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब वो बहुत क्लोज है, ख़ास है। पुलिस इस एंगल से अब जांच करती है, फाइनेंशियल पहलू को खंगालती है। फिर मोना के पति से पता चलता है कि राजू बिल्डर भी को वो जानता था, उसका दोस्त है मोना का। उसने बताया कुछ वक्त पहले उसने मोना को एक प्लॉट भी गिफ्ट किया था जब वो एक कंपटीशन जीती थी, और वो अच्छा खासा कीमती महंगा था। वो बिल्डर था, उसने ही प्लॉट दिया था। तो पुलिस को लगा कि मोना और इनके कुछ रिश्ते तो हैं और ये प्लॉट भी दिया। अब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई शक नहीं किसी और के ऊपर। उसे लगा कि अगर इस कत्ल की जो पहेली है उसको सुलझाना है तो फिर राजू बिल्डर ही शायद वो शख्स है जो बता सकता है। हालांकि पुलिस को शक ये भी था कि हो सकता है राजू बिल्डर ही कातिल निकले। अब पुलिस ने राजू बिल्डर के इर्द गिर्द जाल बिछाना शुरू किया, राजू बिल्डर के बारे में जानकारी इकट्ठी निकालनी शुरू की। लेकिन पता चला कि जिस रात ये कत्ल हुआ उस रात राजू बिल्डर का लोकेशन कहीं और था, फुलवारी शरीफ में था, राजीव नगर पटना में नहीं था। लेकिन हो सकता है फिर उसने भाड़े पे किराए के कातिलों को बुलाया हो, इसलिए उसका लोकेशन नहीं है। और वो समझदार है, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए आजकल लोगों को जानकारी भी मिलती है कि मोबाइल, उसका लोकेशन, सर्विलांस, टावर, सब कुछ आपके सच्चाई बता सकती है। लेकिन और कोई ऐसा किरदार था नहीं, तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं राजू बिल्डर ही इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन सबूत कोई और नहीं मोबाइल में बातचीत करने के अलावा, और वो बातचीत भी कोई ढकी छुपी नहीं। पता चला कि दोनों परिवार जानते हैं उनके रिश्तों को। अब पुलिस कैसे पूछताछ करे? वक्त बीत रहा था। पुलिस ने कहा कि किसी न किसी तरह से राजू बिल्डर को एक बार उठाकर बुलाकर अगर सख्ती से पूछताछ की जाए तो शायद वो कुछ उगल दे, क्योंकि अब तक जितनी शराफत से पूछताछ इसने कुछ बताया नहीं। इसी दौरान पुलिस एक दिन तलाशी के नाम पर, सबूत इकट्ठा करने के नाम पर राजू बिल्डर के घर पहुंच जाती है। घर जाने के बाद वो तलाशी लेती है। वहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो मोना के कत्ल के ऊपर रोशनी डाल सके। लेकिन वहाँ से पुलिस को शराब की 3 बोतलें मिलती हैं। अब एक कत्ल का शराब की 3 बोतलों से क्या रिश्ता? हो भी सकता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सबूत भी होते हैं। लेकिन यहाँ 3 बोतल मायने रखता था, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराब पीना, शराब रखना, शराब खरीदना, ये सब जुर्म है और इसके लिए जेल है। अब मोना के कत्ल के कोई ऐसे तार, कोई ऐसे सबूत राजू बिल्डर से मिल नहीं रहे। राजू बिल्डर को उठाना मुश्किल है पुलिस को, लेकिन शराब की बोतलों की शक्ल में राजू बिल्डर की गिरफ्तारी का एक मौका मिल गया। चूंकि इलीगल तरीके से घर में शराब की बोतल रखी थी, जिस राज्य में शराबबंदी है वहाँ पे आप शराब रख नहीं रखते, लिहाजा इसी इल्ज़ाम में, मतलब एक्साइज उसके शराब रखने की अवैध, पुलिस राजू बिल्डर को उठा लेती है और शराब वाले मामले में केस दर्ज कर लेती है। उठाया शराब के मामले में, लेकिन पूछताछ हो रही है कत्ल के मामले में। अब पुलिस पूछताछ करती रहती है, वो बताता रहता है, लेकिन एक बार भी राजू बिल्डर मोना के कत्ल में अपना हाथ होने की बात को एक्सेप्ट नहीं करता। पुलिस तमाम कोशिश कर लेती है। आखिर में राजू बिल्डर के कॉन्फिडेंस, राजू बिल्डर की तमाम बातों को सुनने के बाद खुद अब पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद राजू बिल्डर सच बोल रहा है, उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। पुलिस को लगा कि वो जहाँ से शुरू की थी उसने अपनी जांच वहीं पे खड़ी है। अब पुलिस ने राजू बिल्डर को थोड़ी देर के लिए अलग किया। उसने कहा किसी और पहलू से मामले की जांच करते हैं। इसके बाद पुलिस ने वो काम किया जो कायदे से किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में उसको शुरू से करना चाहिए था। उसने राजीव नगर, उस मौका वारदात स्पॉट पे जहां मोना को गोली मारी गई थी, उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करती है। उस जगह पे जो मोबाइल के टावर थे, उन टावर के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे उस रात 12 अक्टूबर की रात 9 से 9:30 के बीच में कितने फ़ोन एक्टिव थे और कितने नहीं थे। इस काम में वक्त लगता है, लेकिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पे सवार 2 लोग मिलते हैं, लेकिन चेहरा साफ नहीं था, तो कोई कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन पुलिस को लगता है कि यही लोग वो हो सकते हैं। इसके बाद अब पुलिस मोबाइल के उस रात के उस टावर से कितने फ़ोन एक्टिव थे उनको एक एक कर बारीकी से पढ़ना और समझना शुरू करती है। और शुरू करते करते अचानक कुछ फ़ोन नंबर को वो ज़ीरो इन करती है, जो उसे लगता है कि शायद कुछ यहाँ पे इनकी मौजूदगी जो है वो शक पैदा करती है। और उनमें से एक नंबर को जब पुलिस ने देखा, शॉर्ट लिस्ट किया,
और जब वो नाम आया तो पुलिस के थोड़े से कान खड़े हुए। वो नाम था भीम यादव का। पटना से करीब 45 मिनट या 1 घंटे की दूरी पर एक जगह है, एक शहर है छोटा सा आरा। तो उस आरा का रहने वाला भीम यादव दरअसल एक सुपारी किलर था। अब पुलिस को लगा कि जिस वक्त मोना का कत्ल हुआ उस वक्त भीम यादव की राजीव नगर में मौजूदगी, उसके फ़ोन का यहाँ एक्टिव होना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तार जुड़ रहा है। इसी के बाद अब पुलिस ने भीम यादव के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया, उसका लोकेशन पता किया और आखिरकार भीम यादव को उठा लिया। भीम यादव गिरफ्तार होता है, लेकिन वो भी मुंह नहीं खोलता है। वो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहता है। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं इस कत्ल में भीम यादव का हाथ है। पुलिस फिर अपने तरीके से भीम यादव से पूछताछ करती है और आखिरकार भीम यादव सच बोलता है। वो बताता है कि हाँ, उसके साथ एक और लड़का था और उन दोनों ने ही 12 अक्टूबर की रात को मोना रॉय को गोली मारी थी। अब पुलिस खुश हो जाती है। वो कहता है कि हमें सुपारी दी गई थी 5 लाख रुपए की। अब पुलिस पहली बार राजू बिल्डर को ऑफिशियली गिरफ्तार करने की इस कत्ल के मामले में तैयारी कर रही होती है। इसके बाद चूंकि उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने बताया कि सुपारी देने वाला कौन है, तो फिर एक बार पुलिस के चेहरे का रंग बदल गया। क्योंकि पहले दिन से पुलिस जिस राजू बिल्डर को मोना का कातिल मान रही थी, भीम राय ने उसका नाम नहीं लिया। उसने कहा कि उसको सुपारी जो दी थी राजू बिल्डर की पत्नी, राजू बिल्डर की वाइफ ने दी थी। अब यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट है, क्योंकि पूरा शक, रिश्ते, 10 साल से बातचीत, सारे मोबाइल की बातचीत के रिकॉर्ड ये राजू बिल्डर के नाम पर है। लेकिन सुपारी किलर कह रहा है कि उसे सुपारी तो राजू बिल्डर ने दी नहीं, ना वो राजू बिल्डर से बात की, ना उसने उससे मिला, बल्कि उसकी पत्नी ने दी। तो ये क्या राज है? अब ये भी हो सकता है कि राजू बिल्डर के कहने पे उसकी पत्नी ने दी, राजू खुद को अपने आप को छुपाना चाहता हो। खैर, इसके लिए ज़रूरी था कि पुलिस राजू की पत्नी को उठाए। लेकिन जैसे ही इधर ये सुपारी किलर गिरफ्तार हुआ, राजू बिल्डर की पत्नी गायब हो गई। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो कहीं मिल नहीं रही। राजू बिल्डर को इधर पूछा कि भाई तुम्हारी पत्नी गायब है और सुपारी किलर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पत्नी का नाम ले रहा है। तो फिर वो सारी चीज़ें, जो पैसे थे, वो सारी कहानी आई। इस कहानी फिर ये सामने खुली कि राजू बिल्डर और मोना राय करीब 10 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था। मोना राय की शादी हो गई, लेकिन ये रिश्ता बरकरार रहा। इस दौरान में राजू बिल्डर ने, जब मोना के साथ अपने रिश्ते की बात उसके घर वालों को मालूम थी, राजू बिल्डर की पत्नी को भी मालूम थी, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से बर्दाश्त कर गई और उसने कहा चलो जो भी होगा फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन बीच बीच में राजू बिल्डर मोना को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। इस बात से राजू बिल्डर की बीवी नाराज़ रहने लगी। फिर आखिर में इसी पिछले साल 2020 में राजू बिल्डर ने मोना को एक महंगा प्लॉट गिफ्ट में दे दिया, जिसकी कीमत लाखों में थी। ये बात जब राजू बिल्डर की पत्नी को पता चली तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गई। उसे लगा कि इस तरीके से तो ये अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगा, फिर उसे और उसके बच्चे के लिए क्या बचेगा। और इसी के बाद उसने तय किया कि उसे अपने पति से नहीं बल्कि मोना से छुटकारा पाना है। और फिर उसने मोना को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनानी शुरू की। क्योंकि राजू बिल्डर एक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर था, बहुत सारे ऐसे बैड एलिमेंट्स, ऐसे लोगों से उसकी जान पहचान थी। तो उन्हीं में से कुछ लोगों के ज़रिए उसे पता चला कि कुछ सुपारी किलर हैं, आरा के हैं। तो उनसे उसने बातचीत की, 70,000 रुपये एडवांस दिए, 5 लाख रुपए में डन हुआ। और पैसे लेने के बाद भी कई महीने निकल गए, लेकिन ये सुपारी किलर मोना राय को मार नहीं पाए। इस बात के लिए भी राजू बिल्डर की पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और बार बार उन्हें कहती उसका कि अगले दिन मार दो, अगले दिन मार दो। तो लास्ट में ये लोग इतने तंग आ गए, इतने परेशान आ गए, इनका ये भी था कि शायद नवरात्रि के बाद कभी मौका देख के मारेंगे। लेकिन राजू बिल्डर की बीवी के दबाव में आकर नवरात्रि के 7वें दिन उन्होंने 1-2 दिन रेकी की, पता किया और फिर मंदिर से लौटते हुए घर के करीब गोली मार दी। सुपारी किलर गिरफ्तार है, राजू बिल्डर को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन इस पूरे गेम की असली मास्टरमाइंड यानी राजू बिल्डर की वाइफ फरार है और अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। अब जब वो लगेगी तो इस कहानी में शायद कुछ और नई कहानी जुड़े तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और बताऊंगा। अब इस कहानी से एक चीज़ याद आई, और आपको याद होगा इसी कहानी में मैंने सुनाई है वो मधुमिता शुक्ला, जो यूपी का एक केस था, मर्डर केस, जिसमें उस वक्त मंत्री कभी रहे फिर एमएलए अमरमणि त्रिपाठी,
वो आज भी जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में है। तो जब मधु का कत्ल हुआ तो अमरमणि के ऊपर उंगली उठी और बाद में पता चला कि असल में जो सुपारी दी थी कत्ल के लिए वो अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी ने दी थी मधुमिता को मारने के लिए। और वो इसलिए दी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी सेम यहाँ पे कि अमरमणि ज़्यादा उसके करीब रहे, उसके पास रहे, उसे डर था कहीं शादी वादी ना कर ले। तो पत्नी ने सुपारी दी थी और उसके बाद यह कत्ल हुआ। लेकिन फिर अमरमणि का भी उसमें जो लोगों ने सुपारी ली वो सब करीबी जानने वाले थे, तो इसलिए दोनों को सज़ा हुई और दोनों अभी भी जेल में, हालांकि जेल के नाम पर अस्पताल में हैं और काफ़ी लंबे वक्त से वो अस्पताल में ही हैं बीमारी के नाम पर। तो अपने यहाँ कानून का एक दूसरा रूप ये भी है कि जो बड़े और ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, कहने को अदालत से वो जेल में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका जुगाड़ है तो फिर आप अस्पताल में भी ऐश कर सकते हैं। और ये अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी के केस से कोई भी समझ सकता है। तो खैर ये थी कहानी। लेकिन क्राइम से बचने के लिए मैं आपसे एक छोटा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे आपको ध्यान से सुनना, जैसे कि आप क्राइम होने से बच सकते हैं। दोस्तों, हमें अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ हमें ट्रैवल करना है। अगर हमें कहीं ट्रैवल करने में किसी व्यक्ति के साथ जाना पड़ जाए तो अपने घर वालों को ज़रूर बताएं और उस गाड़ी का नंबर अपने घर पे भेजें। और ना ही प्राइवेट चीज़ अपनी किसी सोशल मीडिया पर शेयर करनी है दोस्तों, बाद में जाकर यही खतरनाक साबित हो जाती हैं। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। दोस्तों, क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।